तो तुम्हारा कहना है कि देवयानी रीना की बहन नहीं है, रीना की मां है। झूठ बोल रहे हो तुम, खुद को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह कर रहे हो। नहीं सर, आई एम नॉट लाइंग। रीना के साथ 2 साल रिलेशनशिप के बाद मैं और रीना लिव इन में रहने लगे थे। आई वॉज मैडली इन लव विथ हर। मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता था। राइट। सो मिस रीना अरोरा, तुम एक बिगड़े हुए, रूड, एरोगेंट इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? अरे रीना, रीना, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? इज एवरीथिंग ओके? रीना बोलो ना। रीना, 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 क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? कोई प्रॉब्लम है रीना? बताओ मुझे। नो रोहन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी जितना कभी मुझसे किसी ने प्यार ही नहीं किया। बट रोहन, तुम्हारे साथ कोई भी कमिटमेंट करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? रोहन, देवयानी मेरी बहन नहीं है। मतलब? देवयानी मेरी और मोंटी की माँ है। शी इज माई बायोलॉजिकल मदर। उसने जन्म दिया है मुझे। तो इस बारे में तुमने अपने डैड पैट्रिक बैनर्जी और देवयानी से बात की थी? ऑफ कोर्स की थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? Have you lost your mind? You gone cuckoo? गुस्से और नफरत से तुम्हारी बात नहीं बनी तो तुम देवयानी पे ऐसी घटिया एलिगेशंस लगा रहे हो? Where from? No wonder, Dad. आपको मेरी बात तो झूठी ही लगेगी ना। एक काम क्यों नहीं करते? Do one thing. Why don't you ask her only? आप अपनी उस प्यारी वाइफ से ही पूछिए ना कि आखिर सच क्या है। What's the matter? क्या बात है? वो रीना तुम्हारी बेटी? What? Just asking. और ऐसा आपसे किसने कहा? I'm sure रोहन ने कहा होगा। Why do you hate me so much, रोहन? इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? मैंने सोचा आज नहीं तो कल हम सब फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम तो मेरा और पैट्रिक का रिश्ता ही तोड़ दोगे। और जस्ट शट अप, ओके? अरे नकली आंसू ना मेरे सामने बहाने की तो जरूरत नहीं है, प्लीज। यू नो व्हाट? रीना ने खुद मुझे ये बात बताई है कि तुम उसकी माँ हो। तभी तुमने मेरी बहन को भी अपनी झांसे में फांस दिया। बहन? बेटी, तुम्हारी बेटी, योर डॉटर डैमेड। कौन? मोंटी? हाँ बोलो। पैट्रिक से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम्हारा और रीना का और मेरा रिश्ता क्या है। अरे पैट्रिक जीजू, आपको तो पता ही है ना कि देवयानी दीदी मेरी और रीना की बड़ी बहन है। पर आप पूछ क्यों रहे हो? हैप्पी कि और कोई एलिगेशन लगाना बाकी है? बस रोहन, एक शब्द और नहीं तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। ओके बेबी, यू नो मी ना? हाँ, आई लव यू सो मच। आई ट्रस्ट यू मोर देन आई ट्रस्ट माई सेल्फ। यू नो दैट ना? रोहन, स्टॉप हेटिंग मी प्लीज। मैं पूरी कोशिश करती हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए, इस फैमिली को अपना बनाने के लिए। अपने दिमाग से मेरे लिए नेगेटिविटी निकाल दो। I don't deserve this. I don't deserve this. बेबी प्लीज, बेबी सुनो, बेबी लिसन टू मी प्लीज। पापा मेरी बात सुनो, डोंट क्राई प्लीज। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि रोहन ये सब क्यों कर रहा है। But I know baby.
ये सब कुछ रीना रोहन से करवा रही है, क्योंकि मैंने उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो वो हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है ताकि मैं उन दोनों के रास्ते से हट जाऊं। शी इज टू स्मार्ट, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि रीना रोहन से मिले। एनीवेज, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट मी, बट एज लॉन्ग एज यू ट्रस्ट मी, आपको मुझ पे भरोसा है ना? Of course, my babe. I love you. Love you. तो ये मोंटी रीना का मामा है। मोंटी रीना का छोटा भाई है, यानी कि दिव्यानी का बेटा। भाई एक चाय बोल। मोंटी देवयानी का बेटा है। जी। तो इतने दिनों से देवयानी ने अपने दोनों बच्चों को दुनिया से छुपा के क्यों रखा? सर, मोंटी दिव्यानी के पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ के पास पंचकुला में रहता है, और जब दिव्यानी ने रीना को धमकी दी कि वो भी उसे पंचकुला वापस भेज देगी, तो इस बात पर रीना ने चुप्पी साध ली। और सर, मुझे भी उसके डिसीजन का सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि सर मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। आई डिडंट वांट टू लूज हर। ये मोंटी का नंबर है। सर, मुझे इस देवयानी से ज़्यादा पैट्रिक पर हैरानी होती है। आई मीन, देवयानी ने अपने दोनों बच्चों को अपना भाई बहन बना के रखा और पैट्रिक को पता भी नहीं चला। वर्मन, हमारा कानूनी नहीं, प्यार भी अंधा होता है। लेकिन सर, यहाँ तो प्यार मंदबुद्धि भी है। रीना कई सालों से घर से गायब थी, उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की। ये बात तो है। सर, राजीव खुराना को दिल्ली से ले आया। मैंने तो अपना बयान दे दिया, फिर आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? और मुझे कुछ और नहीं पता है। वर्मन, मैंने सुना है कि मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की परछाई जैसे हो जाते हैं। तुम और देवयानी तो सोचते भी एक जैसा हो। मतलब कैसे माँ बाप हो, अपनी बेटी को मार दिया? मेरी बेटी जिंदा है और वो यूएस में। अभी तुमने स्टेटमेंट दिया कि तुमने रीना को मार डाला, अब कह रहे हो जिंदा है और यूएस में है। रीना मेरी बेटी नहीं थी, मेरी बेटी विनी है। देवयानी की पैट्रिक से शादी होने के बाद वो पैट्रिक ने उसे गोद ले लिया। फिर रीना किसकी बेटी है? जिसके साथ देवयानी पहले रहती थी। सच बोल रहा था। देखिए, मुझे लगा कि आप लोगों को ये सब बातें मालूम होगी। मैं सच बोल रहा हूं। अब सारी कहानी सच सच बता, वरना देवयानी की पहली शादी सरबजीत मलिक के साथ हुई थी। उसी से उसे रीना और 1.5 साल के बाद एक बेटा हुआ था। देवयानी जिंदगी में बहुत तरक्की करना चाहती थी, बहुत ऊंचा जाना चाहती थी। ऐशो आराम की जिंदगी उसे बहुत पसंद थी, इसलिए उसने सरबजीत मलिक को छोड़ दिया और अपने बच्चों को माँ बाप के पास छोड़ दी। 1990 में वो दिल्ली आ गई। एक पार्टी के दौरान हमारी मुलाकात हुई। हमारी मुलाकात दोस्ती में बदल गई और दोस्ती शादी में। 1994 में मेरा बिजनेस ठप पड़ गया। दिव्यानी मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी इस बात के लिए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। मुझे लगा था हम दोनों मिलके बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी दुनिया में ही रहते हो। तुम्हारी पार्टी और गोल्फ। तुम्हारी जरूरतें पूरी करते करते मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, फिर भी तुमको मुझसे शिकायत है। लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती, और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास और कुछ कहने को बाकी नहीं रहा है। और हमारा डाइवोर्स हो गया, लेकिन डाइवोर्स के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, हमें बराबर बातें होती थी। फिर एक दिन अचानक उसका फोन आया। उसने कहा कि वो अपने रास्ते से रीना को हटाना चाहती है।
रीना को मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला था? देवयानी की खुशी। देवयानी में एक अजीब सा चार्म है, कमाल की कशिश है। कोई भी उसकी तरफ खींचा चला आता है। उसने जो भी कहा मैंने मान लिया और मैं तैयार हो गया। हाँ कौन है? मैं बेंगलुरु से पीएसआई वर्मन बात कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए ना कि क्या काम था मुझसे? तुम रीना अरोरा को जानते हो? हाँ सर, रीना तो मेरी बहन है सर। उसने कुछ किया है? उसका मर्डर हो गया है। क्या? हेलो। हाँ सर उसका मर्डर कैसे? सर आपने देवयानी बनर्जी को बात बताई? देवयानी बनर्जी तुम्हारी माँ ना? नहीं सर, वो तो मेरी बड़ी दीदी है सर। लेकिन हमने तो सुना है कि देवयानी तुम्हारी और रीना की माँ है। नहीं सर, सब बेफिजूल की बात है सर। वो मेरी बड़ी बहन है। अब सबूत है मेरे पास, आप बोलो तो लेके आता हूँ मैं। देखो तुम्हें हमारे पास बेंगलोर आना होगा, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। सर जो आप पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। प्रोटेक्शन? तुम्हें किससे प्रोटेक्शन चाहिए? देवयानी से। वो मुझ पे भी हमला कर सकती है। देवयानी अभी कस्टडी में है, तुम आ जाओ। नहीं सर, आप जानते नहीं वो कितनी खतरनाक है सर। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है। एक बार पहले भी उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। ठीक है, घबराओ मत, तुम आ जाओ। एक परिवार से एक लड़की गायब हो जाती है और परिवार के बाकी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अचानक क्यों और कहां गायब हुई ये जानने की कोशिश भी कोई नहीं करता। सब लोग अपने स्वार्थ में इस तरह से डूबे हुए थे कि रिश्तों में से प्यार गायब हो चुका था। रोहन और राजीव का दावा कि रीना देवयानी की बेटी थी, मोंटी ने इसे झूठा साबित कर दिया। पुलिस अब किसकी बात पर यकीन करे और किसकी बात पर नहीं, ये खुद पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी। एक तरफ सुरेश, राजीव और रोहन का कहना है कि देवयानी ने रीना का मर्डर किया, जबकि देवयानी कह रही है कि रोहन राजीव और सुरेश के साथ मिलकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे लिए यह समझना सबसे पहले जरूरी है कि देवयानी और रीना के बीच में रिश्ता क्या था, माँ बेटी का या बहन का। वर्मन, देवयानी के डीएनए सैंपल लेके जो लाश व्हाइट फील्ड में मिली थी उसके डीएनए से मैच करवा के देखो। ओके सर। सुबोध कुमार, रोहन को बुलाओ। सर। मुझे लगा कि यहाँ खुले में तुम जरा खुल के बात कर पाओगे। जानना क्या चाहते हैं आप? हमारी मोंटी से बात हुई तो उसका कहना है कि देवयानी रीना की बहन है। मोंटी देवयानी से डर रहा है जैसे रीना डरती थी। ये भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुद खून करके सारा ब्लेम देवयानी पर डाल रहे हो। नहीं, मैंने रीना को नहीं मारा है। इनफैक्ट मुझे तो डर था कि कुछ तो गलत होने वाला है। और ऐसा डर क्यों लग रहा था? मेरा करियर अच्छे से नहीं चल रहा था। रीना मेट्रो रेल में काम करती थी, ठीक ठाक कमा रही थी। इनफैक्ट हम में से वो ही थी जो घर को सपोर्ट कर रही थी, घर को चला रही थी। हाँ रोहन, आई नो, बट हम अभी शादी कैसे कर सकते हैं? I mean, तुम जानते हो ना, सिर्फ मेरी सैलरी में हमारा घर नहीं चल सकता। आधी सैलरी तो रेंट में चली जाती है। हाँ, अगर तुम्हारी एड एजेंसी चल रही होती तो बात और थी। डोंट वरी बेबी, ट्रस्ट मी। एक बहुत बड़ी एड फिल्म की बात चल रही है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा ना, तुम देखना, हम बहुत जल्द एक नया फ्लैट लेंगे। रोहन, तुम कब से यही बात बोल रहे हो, यू नो ना। वैसे मैंने मेल किया है देवयानी को 2 BHK फ्लैट के लिए, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। कल बेंगलुरु आई है वो, लेट्स सी शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। एंड देन देवयानी का कॉल आया। किस दिन की बात है ये? 24 अप्रैल 2012 की शाम, और उस दिन मैंने अपनी रीना को लास्ट टाइम देखा था। रोहन, रोहन, देवयानी का कॉल है। क्या? वेट। हेलो। हाय माय लिटिल सिस्टर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरा मेल मिला? हाँ मिला, और जैसा तुम चाहती हो उस बारे में बात करने के लिए मैं तैयार हूँ।
रियली? यस डार्लिंग। तो हम 6:30 बजे मिले तुम्हारे कॉलेज के पास। थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और थोड़ी शॉपिंग भी। एंड वन मोर थिंग, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ रहो, इसलिए अपनी पैकिंग उस हिसाब से कर लेना। ओके, बाय डार्लिंग। रोहन, आई कांट बिलीव वो मान गई। आई एम सो हैप्पी यार। ओह गॉड। रीना, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। ये देवयानी इतनी प्यार से बातें करने वालों में से नहीं है। वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। समथिंग इज फिशी। नथिंग इज फिशी। तुम ना बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो मुझे लेकर, इसलिए इतना सोच रहे हो। डोंट थिंक सो मच। इंसान का दिल बदलते वक्त नहीं लगता है। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? एंड वैसे भी हमें फ्लैट की जरूरत तो है ना। कहाँ है वो? आ गई। ये कौन सी गाड़ी लेकर आई है? हमें क्या करना है? देवयानी खुद आई है ना, बस है। चलो मैं चलती हूँ। हाँ बाबू, उससे बात हो जाए ना, प्लीज मुझे कॉल करना। लव यू। फिर क्या हुआ? 1 घंटे बाद अराउंड 7:45 PM को जब मैंने उसे कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि शायद बिजी होगी, फ्री होकर कॉल कर लेगी। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी सर। मैंने उसे कई बार फोन किया पर कुछ नहीं हुआ। रीना का मैसेज? पुलिस के पास गए थे तुम? जब 2 दिन तक रीना की कोई खबर नहीं मिली तो मैं बहुत परेशान हो गया और तब मैं पुलिस स्टेशन गया। तुमने देवयानी से इस बारे में नहीं पूछा? उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त डैड घर पर नहीं थे और मैं देवयानी से कोई अकेले में बात नहीं करना चाहता था। वो औरत पता है कैसी है, चीजों को घुमा फिरा देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। जब डैड कुछ दिनों के बाद घर पे आए तब मैं वहां गया था। For God's sake, stop blaming me for everything. वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, that's why she dumped you. उसने तुम्हें छोड़ दिया। No way! मैं नहीं मानता कि रीना मुझे छोड़कर जा सकती है। She loves me. मैं उससे प्यार करता हूं। ओके फाइन, बुला उसे। अगर वो ये बात मेरे सामने आकर कहती है ना, तो आई प्रॉमिस मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। रीना बुला उसे। वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है वो? हाँ, इस सूटकेस के अंदर। I don't know. मुझे नहीं पता। देखो, मुझे बताओ कि रीना कहाँ है? रीना यूएस चली गई है। What? She has gone to the US. मैं नहीं मानता डैड। वो नहीं चाहती थी कि हम तुम्हें ये बात बताएं। अब तुम जान चुके हो तो प्लीज गॉड से छोड़ दो उसका पीछा। सर, मुझे पता था कि वो औरत झूठ बोल रही है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया मिसिंग कंप्लेंट करने, और मेरे बहुत इंसिस्ट करने के बाद पुलिस ने एनसी लिखी और फिर वो डैड के घर गए। सर, चाय लीजिए। थैंक यू। साहब को भी। नो थैंक यू डार्लिंग। देखिए ऑफिसर, इसका खुद का कुछ काम तो है नहीं। मेरी बहन ही उसे पालती थी। She used to look after him. Then she got fed up. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यूएस जाके सेटल हो जाएगी। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, ऑब्वियसली मैं उसको सपोर्ट तो करूंगी ना। साहब को भी। नो थैंक यू डार्लिंग। देखिए ऑफिसर, इसका खुद का कुछ काम तो है नहीं। मेरी बहन ही उसे पालती थी। She used to look after him. Then she got fed up. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यूएस जाके सेटल हो जाएगी। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, ऑब्वियसली मैं उसको सपोर्ट तो करूंगी ना। यूएसए में कहाँ रहती है? कोई कांटेक्ट नंबर? वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे कांटेक्ट करे। बेसिकली वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अकेले लाइफ एक्सप्लोर करना चाहती थी। और उसने ये भी कहा था जब उसका दिल करेगा
वो हमें कांटेक्ट कर लेगी। तो कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है उसका। ओह, कांटेक्ट कर लेगी? सर, शी इज कंप्लीटली लाइंग। झूठ बोल रही है ये औरत। सर आप मेरी बात सुनिए। सर रीना मुझसे प्यार करती है। सर उसकी खुशी मुझसे है। 1 सेकेंड। ये रहा उसका रेजिग्नेशन लेटर जो उसने बेंगलुरु में दिया था। बेंगलुरु मेट्रो रेल को भेजा था। ये रीना के सिग्नेचर है? सर ये सिग्नेचर तो रीना के ही लग रहे हैं। सर ये औरत धोखेबाज है सर। मेरी बात मानिए सर आप। स्टॉप इट रोहन, जस्ट स्टॉप इट। एनीथिंग एल्स? ओके थैंक्स। थैंक यू ऑफिसर। थैंक यू। थैंक्स? कहाँ जा रहे हैं आप? रीना के बारे में कौन पता करेगा? उसका क्या? अरे रीना की सगी बहन जब खुद बोल रही है, सबूत दिखा रही है, तो हम क्या करें? वो तुमसे दूर रहना चाहती है, तुम दूर रहो। तंग करना बंद करो, चलो। आई वॉज हेल्पलेस सर। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। इतने सालों में एक बार भी मेरे दिल ने नहीं माना कि रीना मुझे छोड़कर जा सकती है। सर आई एम 100% श्योर देवयानी ने ही रीना को मारा है। उसी ने उसका मर्डर किया है सर। प्लीज सर डोंट लीव दैट वुमन। ये तारीख देख रहे हो? 30 अप्रैल 2012। रीना गायब हुई 24 अप्रैल को। फिर ये एक हफ्ते बाद उसने रेजिग्नेशन क्यों और कैसे दिया? मेट्रो रेल के ऑफिस जाओ। सर रीना काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी, तो हमने उसे कॉल किया। कॉल का उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो हमने उसे मैसेज किया, तो उसका जवाब आया कि वो बीमार है। कुछ दिनों तक फिर उसका कोई अता पता नहीं था। एक्चुअली कंपनी का लैपटॉप उसके पास था, इसलिए हमने उसे दोबारा से मैसेज किया कि वो कब ज्वाइन कर रही है। तो फिर उसका रिप्लाई आया कि वो जॉब छोड़ रही है और आगे की पढ़ाई के लिए वो अब्रॉड जा रही है। हमने उसे मैसेज किया कि ठीक है वो रेजिग्नेशन लेटर दे जाए और कंपनी का लैपटॉप एंड पॉलिसी, पर कुछ दिनों के बाद बदले में उसने रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दिया। सर 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ सर ये रहा। बस? नहीं सर, एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी हमारे कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें हार्ड कॉपी चाहिए था उसके सिग्नेचर के साथ। हमने उसे मैसेज किया ही था। उसके कुछ दिनों के बाद ही एक पायल नाम की लड़की लैपटॉप और उसके साथ रेजिग्नेशन लेटर दे गई। ये पायल आपके ऑफिस में काम करती? नहीं सर, उसने बताया कि वो रीना की बड़ी बहन दिव्यानी की असिस्टेंट है। अगर रीना को 25 तारीख को मारा गया है तो वो सिग्नेचर फर्जी होगा। जरा उसके ईमेल अकाउंट का भी पता करो। और ये पायल के बारे में भी जरा पता लगाओ। सर मैंने अपने आदमी को बोल दिया है पता करने के लिए। सर मोंटे आ गया। उसने एक ही रट ला के रखी है कि देवयानी उसके और रीना की बहन है, और सर वो बेकार में तमाशा कर रहा है। जरा अच्छे से खातिर करो उसकी। सर चल लेके चले से। हाँ? चल। अरे सर ये आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे देखिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अरे मुझे बंद क्यों कर रहे हो? अरे मैंने किया क्या है? दिनेश साहब आ रहे हैं। अब तो तू गया सब। देखिए तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं था मुझे। ये क्या है? ड्रग्स करता है? नहीं सर, मैं ड्रग्स नहीं करता सर। झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है? प्लीज। रीना को क्यों मारा तूने? सर मैं रीना को क्यों मारूंगा सर? रीना तो मेरी बहन है ना सर। अगर रीना को मारा ना तो सोच देवयानी ने मारा होगा सर। देवयानी भी तो रीना की बहन है, वो रीना को क्यों मारेगी? मेरी बहन नहीं है सर। सच बोलो सर, तुम सबसे
झूठ बोलती कि वो हमारी बहन है, लेकिन वो हमारी माँ है। सर, वो सिर्फ नाम की माँ थी। हम जब छोटे थे तब हमें नाना नानी के पास भेज दिया उसने। सिर्फ 17 साल में ना एक बार भी वो हमसे मिलने नहीं आई सर। ये तो जब साल 2002 में उनकी पैट्रिक के साथ शादी हुई ना, तो अखबार में कुछ फोटोज देखे थे। उन फोटो को देख के नाना जी ने खत लिखना शुरू किया, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं दिया। नाना जी ने बहुत कोशिश की, जैसे भी हो कुछ तो हो, लेकिन नहीं। आखिर में नाना जी को सच बोलना पड़ा कि वो बूढ़े हो गए थे, रिटायर हो गए थे। हम दो बच्चों को वो कैसे पालेंगे? उन्हें पैसों की जरूरत थी। तब इतने सालों के बाद तब जाके वो हमसे मिलने को तैयार हुई, साल 2005 में, लेकिन पंचकुला में नहीं, दिल्ली में। हाय, लेट मी गेस, तुम रीना हो और तुम मॉन्टी, करेक्ट? मैं तुम दोनों का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम दोनों की मां नहीं, बहन हूं। लेकिन वो क्यों? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? कूल, तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ बेंगलुरु आ सकते हो, वरना पंचकुला में भी रह सकते हो। व्हाटएवर यू वांट। मैं बेंगलुरु आना चाहती हूँ। मैं पंचकुला ही रहूंगा। नाना नानी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है ना? ठीक है, मॉन्टी, मैं तुम्हें 50,000 रुपया महीने का दूंगी, तुम्हारे लिए और नाना नानी के लिए, ठीक है? लेकिन याद रखना, मैं तुम दोनों की माँ नहीं, बहन हूँ। जब तुम लोगों की सारी बात हो गई थी, तो फिर देवयानी ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? सर, वादा तो कर दिया कि वो हर महीने मुझे 50,000 दे देगी, लेकिन सर कुछ महीनों के बाद ही ना ये वादा उसे बहुत भारी पड़ने लगा। वो मुझे पैसे नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए 2009 में उसने मुझे बेंगलोर बुलाया अपने घर पर। हाय मॉन्टी, अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम यहाँ आराम से बैठो। जो भी खाना है ना सर्वेंट को बोल देना, जो भी करना है करना, ओके? रिलैक्स, फील एट होम। चीयर्स। एंजॉय योरसेल्फ, ओके? डोंट फील शाय, ठीक है? बाय, सी या। कहाँ ले गई थी वो तुम्हें? रिहैब सेंटर। सर, वहां पे ना बड़े अजीब अजीब किस्म के लोग थे। मुझे तो हर पल यही डर लगता था कि कहीं वो मुझे मरवा ना दे, इसलिए मैं वहां से भाग के वापस पंचकुला आ गया। तो तुम्हारे पीछे नहीं आई? नहीं। फिर तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि देवयानी ने ही रीना को मारा है? सर, क्योंकि वो रीना को मारने के बाद मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी। मुझे उसने फिर से अपने बेंगलोर वाले घर बुलाया। 24 अप्रैल की शाम को जब मैं वहां पे पहुंचा। हाय मॉन्टी, ऑल ओके? मैं अभी आई। मॉन्टी, ड्रिंक फॉर यू। चीयर्स। तुम पियो, मैं अभी आती हूँ, ओके? सर, ग्लास को हाथ में लेते ही मुझे याद आ गया कि पिछली बार भी ड्रिंक की वजह से मैं बेहोश हो गया था, जबकि मैंने ज्यादा पिया भी नहीं था। मैं डर गया, मुझे लगा कि वो फिर से मेरे साथ वैसा ही कुछ करेगी, इसलिए मैं रूम में चला गया और रूम अंदर से लॉक कर दिया। और फिर सुबह को 5 बजे के आसपास जैसे ही मुझे मौका दिखा, मैं वहां से भाग निकला और उसी दिन मैं वापस पंचकुला आ गया। सर, मुझे आज भी लग रहा है कि वहां जरूर कुछ ना कुछ खौफनाक हुआ होगा। मुझे सही लग रहा है।
शायद वो दूसरा सूटकेस तेरे लिए ही था। इन 3 सालों में तूने रीना कहाँ है पता करने की कोशिश नहीं की? सर माना कि रीना और मैं भाई बहन है, लेकिन सर वो उतने क्लोज नहीं थे। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते थे। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद हमारी इतनी बातचीत भी नहीं होती थी। मोंटी कह रहा है कि तुम लोगों ने उसे भी मारने की कोशिश की थी। देवयानी मोंटी और रीना दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए हमने 2 सूटकेसेस खरीदे। हम रीना को मार चुके थे और हमें मोंटी को मारना था। इसी बीच मोंटी का फ़ोन आया कि वो घर पर आ चुका है। हम मोंटी को मारने के लिए देवयानी के घर पहुँचे, लेकिन जब हमने वहाँ पर मोंटी को देखा तो वो बहुत मोटा था, करीब 100 किलो का था। इतने मोटे आदमी को मारकर सूटकेस में डालकर उसकी लाश को ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद मोंटी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। हमने बहुत कोशिश की उसे बाहर लाने की। हम डर गए। हमें लगा कि अगर रोहन घर पर आ जाएगा और हमें मोंटी को मारता हुआ देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे। इस डर से हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया। अगले दिन सुबह जब हम कमरे में आए तो हमने देखा कि मोंटी कमरे से भाग गया है। तो जब तुम मोंटी को नहीं मार पाए, देवयानी का तो दिल ही टूट गया होगा ना? पैट्रिक बहुत पैसे वाला था और अगर राजीव, सुरेश और रोहन की माने तो इसी वजह से देवयानी ने पैट्रिक से शादी की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वाकई में रीना देवयानी की बेटी थी तो पैट्रिक देवयानी की हर बात को इतने सालों तक सच कैसे मानता रहा? पैट्रिक बैनर्जी को बुलाओ। सर ओके सर। देवयानी का असिस्टेंट आइए, पायल। ये रीना का इस्तीफा तुमने उसके ऑफिस में दिया था? हाँ सर। वो रेजिग्नेशन लेटर रीना ने खुद तुम्हारे हाथ में दिया था? नो सर, देवयानी मैडम का फोन आया था मुझे। उन्होंने कहा कि उनका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो मैं रीना के नाम का रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके प्रिंट ले आऊं उनके घर। और मैंने फिर वैसे ही किया और उन्होंने मुझे घर पे थोड़ी देर वेट करने को कहा। और जब वो वापस आई तो उनके हाथ में एक लैपटॉप का बैग और एक एनवेलप था और उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं मेट्रो रेल ऑफिस दे आऊं। और मैंने वैसे ही किया, मैंने जाके वहाँ दिया। तुम्हें रीना की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता था? नहीं सर, मैंने तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ा। देवयानी मैडम ने मुझे उस वक्त कहा था कि वो आगे की पढ़ाई करने यूएस गई है। देवयानी पर शक गहराता जा रहा था। इस केस से जुड़े हर आदमी के बयान में देवयानी का जिक्र था, लेकिन देवयानी वो अपने बयान पर अड़ी हुई थी। एक मिनट। आज उस चेयर पे नहीं, आप इस चेयर पे बैठिए। शायद आप सच बोल दें। आज आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया ना। रियली? तो आप ही बता दीजिए कैसे? रीना को मारने के बाद आपको रोहन के अलावा ऐसा कोई ज्यादा खतरा था नहीं, लेकिन आप तब फंस गई जब मेट्रो रेल के ऑफिस से रीना के लिए कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। उनसे तो आपने ये भी कह दिया कि वो नौकरी छोड़ के यूएस चली गई, लेकिन उसके बाद रीना के ऑफिस में रेजिग्नेशन भेजने के लिए आपने उसका मेल आईडी एक्सेस करने की कोशिश की। पासवर्ड ना होने की वजह से ईमेल कंपनी से पासवर्ड लेने के लिए आपने उनको एक अमाउंट चुकाई, जो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से चुकाई। ये देखिए, ये सिग्नेचर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। लेकिन बात बनी नहीं, फिर आपने रीना के जाली दस्तखत किए। अब मुझे ये बताइए, अगर रीना जिंदा थी तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? जब यहाँ तक की कहानी आपने बताई है तो आगे की कहानी भी आप ही बता दीजिए। बिल्कुल, मैं ही बताऊंगा। रीना और मोंटी के ब्लैकमेलिंग से अब तंग आ गई थी। आप जानती थी कि अगर उनका राज सामने आ गया तो आपकी ये इज्जत, शानो शौकत सब खत्म। और ऊपर से आपके करंट पति मिस्टर पैट्रिक बैनर्जी, उनको हमेशा ड्रिंक करने की आदत है, तो आप ये भी समझती हैं कि वो कुछ ज़्यादा दिन तक जीने वाले हैं नहीं। तो उनके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी मिल्कियत आपकी और आपकी बेटी विनी की। अब देखा जाए तो रीना और मोंटी भी आप ही के बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। वो आपके लिए एक बोझ थे, गलती थे। लेकिन विनी को आप असल में दिल से प्यार करती थी। अब हुआ क्या? रीना की वजह से आपको आपकी प्लानिंग खराब होती हुई नजर आई
और ऊपर से उसका अफेयर हो गया आप ही के सौतेले बेटे रोहन के साथ। तो आपने तय किया कि मोंटी और रीना को रास्ते से हटाना है, और इसमें आपका साथ दिया सुरेश और राजीव ने। आपने सोचा होगा कि रीना को गोली मार देते हैं, इसलिए शायद आपने वो पिस्टल भी खरीदी जो बाद में आपने सुरेश को दे दी। लेकिन बाद में आपने रीना को गला घोंट के मार दिया, और शायद मोंटी को भी आप वैसे ही मारने वाली थी। इससे फनी कहानी मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी ऑफिसर। आई मस्ट टेल यू ऑफिसर, आपको पुलिस ऑफिसर नहीं स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए, और आपको एक्टर होना चाहिए। वो क्या है ना, वो अच्छे एक्टर्स मिलते नहीं हैं आजकल। वैसे आपको मेरी कहानी अगर पसंद नहीं आई, मैं किसी और को बुलाता हूँ, देखते हैं वो क्या कहता है। बोलो। हाँ भाई, 24 अप्रैल को क्या हुआ था? थे ना वहाँ पे? सर वो राजीव सर उस दिन दोपहर में ही दिल्ली से आ गए थे और होटल हिल व्यू में रुके थे। मैंने एक कार रेंट पे लिया और मैडम को और राजीव सर को साथ लेकर रीना के कॉलेज गया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद रीना रोहन के साथ कार में आई। जब उसने राजीव सर को देखा तो हैरान हो गई। हेलो, ये कौन है? और आपकी गाड़ी में? नथिंग, ही इज माई फ्रेंड। ये रीना। हाय रीना। लेकिन मैडम के कहने पे वो गाड़ी में बैठ गई। मैडम ने उसे पानी पीने को दिया कार में, लेकिन उन्होंने पहले से ही उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम्हें प्यास लगी होगी ना, ये लो पानी पी लो। थैंक यू। इट्स ओके। कितनी प्यास लगी हो उसे। 1 सेकेंड। हेलो, हाँ हम लोग पहुंच रहे हैं, तुम आराम करो। ओके बाय। अरे सुरेश सुरेश, वहां रुको जरा, साड़ी की दुकान के पास। ओके मैडम। आज मेरी डॉल के लिए अच्छी सी साड़ी खरीदते हैं। मैंने इसे कभी साड़ी में नहीं देखा। हाँ? तुम इसे ले जाकर शॉपिंग कराओ, मैं कार के पास ही वेट करता हूँ। ओके लेट्स गो। मोंटी घर में आ गया है, इसका काम हमें गाड़ी में ही करना होगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके मैडम। रीना आ रही हूँ। अच्छी सी साड़ी दिखाना। जी मैम। मेरी प्यारी सी बहन के लिए। हाँ दिखाता हूँ। नाइस, अच्छा कलर है ना? हाँ, दिस इज ब्यूटीफुल। क्या हुआ? नो, आई एम फाइन। आई थिंक थकान हो रही है थोड़ी सी बस। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। ओके, थैंक यू, ठीक है नेक्स्ट टाइम आएंगे। कम। कहाँ पर है हम लोग? छोड़ो, क्या कर रहे हो? इसका मुंह बंद करो। ठीक से ये रोहन का फोन आ रहा है। क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था। एक साथ 2 लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल था। मैडम ने बोला कि जाने दो, चर्सी है, बाद में देख लेंगे। मुझे भी कहा कि गाड़ी में थोड़ी देर के लिए सो लो, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। हम आ रहे हैं, तुम तैयार हो। ओके, जल्दी।
सुनो, व्हाइट फील्ड चलो। ये जगह ठीक है, बैग निकालो। वहां जाकर जला दो। मैडम अपने घर चली गई और राजीव सर होटल। दूसरे दिन मैंने राजीव सर को एयरपोर्ट ड्रॉप किया। जब मैंने उनसे मोंटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाग गया। ठीक है, लेके जाओ इसको। देवयानी जी, अब भी अपने बचाव में कुछ कहना बाकी है आपको? पुलिस महीनों तक देवयानी बनर्जी से रीना अरोड़ा मर्डर केस में उसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूछताछ करती रही, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और गवाहों के बावजूद देवयानी अपने बेगुनाह होने के बयान पर अड़ी रही। दूसरी तरफ पैट्रिक पर भी पुलिस का शक गहराता जा रहा था। पुलिस को यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि पैट्रिक को रीना की गुमशुदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या पैट्रिक वाकई सबसे अनजान था? क्या है ये? मुझे क्या पता ये क्या है? मैं समझा देता हूं ये क्या है। रीना के मर्डर से 3 महीने पहले व्हाइट फील्ड में ठीक उसी जगह आप गए थे जहां उसकी लाश को जलाया गया था, और वो दूसरी जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे, ये वही जगह है जिसे देखने के लिए देवयानी और सुरेश भी गए थे। मुझे वहां पे एक जमीन पसंद आई थी, खरीदनी थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ उधर गया था। क्या बुरा है इसमें? रीना के मर्डर से पहले आपकी फोन पे देवयानी से 50 मिनट तक बात हुई, और उसके मर्डर के 2 घंटे बाद आपने देवयानी के साथ 40 मिनट तक बात की। क्या बात हुई थी? कम ऑन ऑफिसर, वो मेरी वाइफ है। दिन में 10 बार हम लोग बातें करते हैं। उस दिन हमारे बीच में क्या बात हुई थी मुझे कैसे याद रहेगा? आपकी शादी से अब तक आप दोनों के बीच 20 मिनट से ज्यादा बात कभी हुई नहीं। फिर उस दिन अचानक क्या प्यार उमड़ रहा था दोनों के बीच? वैसे ये साबित तो नहीं होता ना कि मैं इस मर्डर में इन्वॉल्व था। सुरेश सरकारी गवाह बन चुका है और उसके बयान के आधार पर पुलिस ने देवयानी और राजीव के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 और 302 के तहत चार्जशीट फाइल की है। पुलिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पैट्रिक को भी अरेस्ट कर चुकी है और इस केस में उसकी भूमिका की जांच जारी है। कहते हैं कि वक्त की धूल के नीचे सच झूठ सब कुछ दब जाता है, लेकिन गुनाह वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और यहाँ इतना बड़ा अपराध एक कांस्टेबल की सतर्कता की वजह से पूरी दुनिया के सामने आया था। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और सबको यह भी समझ में आ गया था कि कानून के आगे पैसा, पावर, पोजीशन कुछ नहीं चलता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। जल्दी चलो, शाम होने से पहले पहुंचना है। यही है क्या? हाँ चल, तो नीला ट्रक फॉलो कर। हेलो सर, ट्रक मिल गया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, ओके। हाँ सर, गाड़ी मिल गई है। हाँ
ओए, नाम क्या हुआ? नाम बोले क्वेश्चन है, दरवाजा क्यों खोल रहे हो? चल। अरे क्या बताओ तो सही। चुप साहब साइड में चल। क्या किया मैंने? अरे किया क्या मैंने, बताओ तो सही। अरे अजीब जबरदस्ती है, पकड़ इसको। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा हैरान कर देने वाला केस लेकर आए हैं जिसे सुलझाने में आसाम पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। एक छोटी सी जगह से उठे सवाल ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उसकी गूंज राज्य और केंद्र सरकार के गलियारों तक पहुंच गई। इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि जिनके हिलने से नॉर्थ ईस्ट के कई परिवारों के जीवन में भूकंप आ गया। और न सिर्फ पूर्वोत्तर बल्कि इसकी हलचल का असर भारतवर्ष के कई शहरों और कस्बों में देखा गया। आसाम के डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन से सर खबर आई है, हाईकोर्ट के ऑर्डर है, इन दोनों लोगों को ढूंढना है सर। आओ सर। उसकी बॉल स्विंग होते हुए अंदर आई और मैंने लास्ट मोमेंट पे बैट लगा दिया, सीधा चौका। क्या बात है। लेकिन ईशान, अगर तुम्हारी टाइमिंग मिस हो जाती तो क्या, स्नेको के कॉट बिहाइंड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रेट बैट से खेलो ना। स्ट्रेट बैट से खेलोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगी। अच्छा ओके, अगली बार से खेल लूंगा। बैट मेरा फोन का है। अभी तुम फोन के एडिक्ट होने लगे हो ईशान। देखो अंदर है। पासवर्ड हटाया क्या आपने? हाँ। क्यों डैड? एक्सक्यूज मी। राजू, लो पकड़ो। जी कहिए। रघुवीर कौन है? मेरा बेटा है, लेकिन आप लोग इस तरह से बिना बताए हुए मेरे घर में आ कैसे गए? हमारे पास कोर्ट का नोटिस है, इसलिए आना पड़ा। नोटिस? शो मी। बहू, रघुवीर कहाँ है? क्या हुआ माँ जी? पुलिस उसके बारे में पूछ रही है, कहाँ गया है वो? माँ जी वो तो ईशान को लेने क्रिकेट एकेडमी तक गए हैं। What about my privacy, Dad? प्राइवेसी? मोबाइल दिलवाने की एज में मोबाइल मिल गए ना। प्राइवेसी की जब एज होगी, प्राइवेसी भी मिल जाएगी। लेकिन डैड, ईशान, आई फाउंड सम क्लिप्स तुम्हारे मोबाइल में। लेकिन ऐसे क्लिप्स देखना इज वेरी रॉन्ग। ये कुछ एजुकेशन नहीं है, ये मिसगाइड कर देगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी। ठीक है ईशान, इट्स ओके। इस उम्र में हर एक से हो जाता है। डोंट फील एम्बैरेस्ड। अरे काहे इतना मेहनत कर रही है, हाँ? न तेरा कोई आगे है न कोई पीछे है ना दादा, मेरी एक अमानत है किसी के पास। अच्छा। और है ना टका जमा कर छी। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, अब उसको वापस लाना है तो पैसे तो जमा करने पड़ेंगे ना दादा। ये ले तेरी मजदूरी, हाँ? बाकी के पैसों में इसको भी जमा कर दे। मम्मा, आप जानते हो आज मैच में क्या हुआ? एक मिनट बेटा, सुनिए, पुलिस के कुछ लोग आए हैं अंदर हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर। पता नहीं बात क्या है, बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। लो आ गए। मैं रघुवीर, क्या काम था? मुझे आप दोनों से बात कर रही है, अकेले में। बेटा तुम अंदर जाओ। रुको बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ईशान। बेटा मुझे तुम्हारी एक फोटो चाहिए। तोमर, एक फोटो लो। बेटा हमारी तरफ देखिए।
बेटा जूस पी ले। नहीं चाहिए दादी, ये सब क्या हो रहा है? पापा उनसे बहस क्यों कर रहे हैं? मम्मी अलग रो रही है, दादाजी भी परेशान है, और उन अंकल ने मेरी पीठ क्यों खींची थी? क्या हुआ दादी, बताओ ना। बेटा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। खैर छोड़, ये ले तू जूस पी। तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि अंदर खेला करो? चलो जाओ अंदर। अरे दादा नमस्ते। तू अंदर घुसी कैसे? अंदर कैसे मतलब? जैसे हमेशा आती हूँ। पी रखी है क्या? हद कर दी, पागल हो गई है क्या? फिर पागल हो गए हो क्या दादा? हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे नहीं बचाने। झुमकी झुमकी दादा मैं यही रहती थी, मैंने बच्चा शामिल है यहाँ पे दादा। दादा आप चलो आप मैडम को बुलाओ। दादा मैडम को बुलाओ। इतनी जोर से धक्का मारूंगा दोबारा उठने लायक नहीं रहेगी। बेटा दादा मेरा शामिल है दादा। चल दादा मेरा बेटा, दादा मेरा बेटा। अब कोई सड़क छाप लोग नहीं है। मैं मानता हूं कि केस डिफिकल्ट है, लेकिन कानून के पास 100 रास्ते हैं। एंड आफ्टर ऑल मैं किस लिए हूं? डैड अंदर आ जाऊं? डैड हुआ क्या है? पुलिस वाले क्यों आए थे? मम्मी पिछले 2 घंटे से रोई जा रही है, कुछ तो बताओ। देखो ईशान, कोई खास बात नहीं है, और जो भी है उसे सुलझाने के लिए घर के बड़े काफी हैं। 2 महीने बाद एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना? चलो। डैड आपको मैं ऐसे देख के कैसे पढ़ सकता हूँ? देखो ईशान, ये मामला बड़ों का है, सो डू नॉट पोक योर नोज इन इट। ओके, गो एंड स्टडी। जाओ। बहुत मस्ती करता था, स्कूल में जेल आता था, और ना उसकी मम्मी घर से बाहर फेंकती है। हाँ, और वो रोते रोते जंगल में चले गया। बेटा बेटा मेरा एक छोटा सा बच्चा यहाँ रहता था, श्याम, तुमने देखा क्या उसको? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? हाँ पहले था, लेकिन अब नहीं है। डैड मम्मी दादा दादी कहाँ है? वो खा चुके। आर यू श्योर? मतलब क्या है तुम्हारा? आई एम लाइंग, झूठ बोल रहा हूं मैं। चुपचाप खाना खा और सो जा, कल स्कूल है। गुड नाइट।
मैंने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ कैसे आई? किसने मारा तुम्हें? देखो डरो मत, अगर तुम बताओगे नहीं तो पुलिस तुम्हारी मदद कैसे करेगी? चलो जल्दी आओ। अरे डरो नहीं, आ जाओ। आ जाओ। सर ये केस है, ये झुमकी है, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। बुआ बैठ। बोलो। डरो मत, साहब भाल मानो आज से, इन्हें सब कुछ बता दो, ये तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। All well, ईशान? नहीं यार, आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चल मार यार, तेरा केस हैंडल करने के लिए मेरे पापा है ना। मेरा केस? मैंने क्या किया? साहब उन लोगों ने मेरे बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और सब वो लोग मुझे मेरा बच्चा वापस ही नहीं कर रहे साहब। कौन लोग? तुम्हें भय ना पापा, तसल्ली से बताओ क्या हुआ। साहब 1 साल पहले एक आदमी ने मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया और पेट से कर दिया और साहब उसके बाद छोड़कर भाग गया। मैं पेट से, वो तो भला अनाथ आश्रम वालों का जिन्होंने मेरी हालत देखकर पहले तो मुझे रहने को छत दी और फिर मेरे बच्चे शामिल को पैदा करने में मेरी मदद की। लेकिन साहब बच्चा पैदा करने के बाद मैं शामिल को लेकर अकेले कहाँ कहाँ भटकती, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं शामिल को उनके पास ही छोड़ दूँ और जब उसकी परवरिश के लायक पैसे जोड़ लूँ तो शामिल को वहाँ से लेकर चली जाऊँ। इसीलिए साहब मैं शामिल को वहीं अनाथ आश्रम में छोड़ आई। वो वहीं रहता था साहब और मैं दिन रात मेहनत करती थी ये सोचकर कि साहब 4 पैसे जोड़ लूँगी तो अपने बच्चे को अपने पास ले आऊँगी साहब। और साहब बीच बीच में मैं उससे मिलने भी चाहती थी, लेकिन इस बार मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे अंदर जाना तो दूर मुझे अपने बच्चे से मिलने भी नहीं दिया साहब। और जब मैंने शामिल के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई शामिल नहीं रहता। कौन सा अनाथालय ये? रंजना बाई तो उन्हीं का। रंजना बो ठाकुर? हाँ वही। देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई, तुम जानती भी हो किस पर इल्जाम लगा रही हो। रंजना और उसके पिता की बहुत इज्जत है और वो तुम्हारा बच्चा क्यों लेंगे? वो तो खुद अनाथ आश्रम चलाते हैं और गरीब बच्चों और औरतों की मदद करते हैं। साहब मैं झूठ नहीं बोल रही साहब, आप चाहे तो मेरे पेट में चीरा देख लीजिए। मैंने अपने शामिल को आज से 6 महीने पहले उसी अनाथ आश्रम में छोड़ा था मैंने अपने बच्चे को साहब। और मैं बीच बीच में उससे मिलने जाती थी साहब, लेकिन इस बार लोगों ने मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया साहब। साहब मेरी मदद करो साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही साहब, आप मेरी मदद करो। आई डोंट नो ईशान, मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। अंकल आंटी ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। आई मीन बायोलॉजिकली तुम उनके बेटे नहीं थे और ऊपर से उन्होंने तुम्हें इलीगल तरीके से अडॉप्ट किया था, इसीलिए कानून के हिसाब से तुम्हें फिर ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। एक तरफ एक माँ थी जो अपने बच्चे को तलाश रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा था जो अपने वजूद को तलाश रहा था। संवेदनाओं ने वक्त के साथ विडंबना की शक्ल ले ली थी। पिछले कई सालों से इलीगल एडॉप्शन का कारोबार बड़े आराम से चल रहा था। सैकड़ों बच्चे गैर कानूनी तरीके से एडॉप्शन में दिए जा चुके थे। सवालों की लिस्ट बहुत लंबी थी। भारत जैसे देश में जहां एडॉप्शन के कानून इतने सख्त हैं,
वहां ऐसा कैसे हो गया? अब तक इन अवैध अनाथालयों का खुलासा क्यों नहीं हुआ? और अब पीड़ितों को इंसाफ किस तरह से मिलेगा? क्या पालने वालों के दावों के आगे पैदा करने वाले को न्याय मिल सकेगा? ये केस सिर्फ अतीत में हुए किसी जुर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि बहुत सारे अडॉप्टेड बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा था। बात सिर्फ न्याय की नहीं थी, बल्कि इंसानियत की भी थी। क्या झुमकी को अपना बच्चा वापस मिल पाएगा, या फिर वो भी इन रसूखदार लोगों का शिकार बनकर ममता के सुख से वंचित रह जाएगी? अनाथालय वालों ने इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। कह रहे हैं कि ये पागल है और वहाँ से बच्चा चुराने की कोशिश भी कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी भेजा है उन्होंने। सर, क्या हमें झुमकी की बात पर यकीन करना चाहिए? लेकिन उसके खिलाफ जो कंप्लेंट मिली है उसका क्या? उसी कंप्लेन को बेस बनाकर झुमकी को अरेस्ट करो। लॉकअप में रहेगी तो सेफ रहेगी। सेफ? आपको क्या लगता है सर कि वो सच बोल रही है? अगर झूठ भी बोल रही है तो उन लोगों के खिलाफ बोल रही है जो बहुत पावरफुल है। इट्स रिस्की फॉर हर। सर, अगर ऐसा ही है तो हम रंजना के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिखवा सकते? अभी नहीं। रंजना और उसके फादर दोनों बहुत पावरफुल हैं। अगर बिना ठोस सबूत के उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो हंगामा खड़ा हो सकता है, और इस वक्त हमें बिना हंगामा खड़ा किए सच्चाई जाननी है। झुमकी के खिलाफ जो कंप्लेन है उसे बेस बनाकर अनाथालय में इन्वेस्टिगेशन करो। कोई पूछे तो बोलना काउंटर कंप्लेन। पता करो वहाँ चल क्या रहा है। सर, आप लोग तो यह सर पे ही सवार हो गए। कंप्लेन इसीलिए ना है, क्या चाहते हैं? ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पुलिस थाने में बैठे रहे? हाँ बेटा, उधर बिछा दो। देखिए, आप लोग इधर फुर्सत नहीं है कि जब दिल करे मुंह उठा के चले आए। अब जाइए, फुर्सत नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ? जाइए। सर, बहुत बदतमीजी से बात किए हैं। वैसे तो काफी खानदानी लोग हैं, शायद किसी बात पर चिढ़ गए हों, और इंसान तभी चिढ़ता या गुस्सा होता है जब कोई उसकी दुखती रख दबा दे। सर, अब मुझे समझ में आ रहा है इन लोगों ने झुमकी को बच्चा क्यों नहीं दिया। या तो इस अनाथ आश्रम में इस बच्चे की मौत किसी कारण की वजह से हो गई होगी और अपने ऊपर आरोप ना आ जाए, इसीलिए ये लोग अभी झुमकी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और हमें भी कोई तरीके के जवाब नहीं दे रहे। कोई बड़ी खिचड़ी जरूर पकड़ी है। तो फिलहाल कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो अब अगर कुछ पक रहा है तो धुआं जरूर उठेगा। एक बार तुम भी ट्राई करो। अगर धुएं का सोर्स मिल गया तो आग का सोर्स भी मिल ही जाएगा। ईशान, ईशान, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल बेटा। सुधा, क्या हुआ? देखिए ना, अपने आप को बंद करके बैठा हुआ, दरवाजा नहीं खोल रहा। ईशान, ईशान, दरवाजा खोलो। ये क्या है? हाँ? कितनी देर से हम लोग नॉक कर रहे हैं, तुम्हारा एक जवाब नहीं है। आप लोग ही तो चाहते थे ना कि मैं आपसे बात ना करूं। ईशान, मुझे चेंज करना है। अरे मेरा बेटा थोड़ा पागल है। खामखा आपके जूनियर की बेइज्जती कर दी, लेकिन आप लोगों को थोड़ी समय के लिहाज करके आना चाहिए। जिस औरत के खिलाफ आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, यानी कि झुमकी, जो आपके हिसाब से यहाँ बच्चा चुराने आई थी, उसका तो कहना है कि उसका बच्चा रंजना जी ने चुराया है। बहुत कड़ी खुआ। किसने नौकरी दी तुम्हें पुलिस में? किसने लिया पुलिस में? अरे कोई भी कुछ भी कहेगा और तुम उनके हमें पकड़ने चले आओगे। अरे तुम्हारी तो इज्जत करना भी बेकार है। सही क्या मेरे बेटे ने बेइज्जती करके। बाहर का रास्ता दिखाओ, और सुनो, इस बार सिर्फ अनाथ आश्रम से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा हूं। अगली बार अगर ऐसी बात की ना तो डिपार्टमेंट से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखा दूंगा। समझ गए ना तुम? चलो जाओ, जाइए। मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया नेताजी ने। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है हजारिका। वो क्या सर? आई एम नॉट श्योर, पर मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये केस जितना दिख रहा है उससे काफी बड़ा है। एक बात बताओ, झुमकी का अकेला केस है या फिर ऐसे और भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं पहले? सर, आपको लगता है अनाथ आश्रम के आड़ में कोई रैकेट चल रहा है? जिस तरह से रंजना के भाई और उसके फादर ने रिएक्ट किया था, ये बात तो कंफर्म है कि केस इतना सिंपल नहीं है। पता लगाओ कि ऐसी पहले भी कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं क्या। तब तक मैं जाकर इस रंजना से मिलता हूँ डायरेक्टली। कोई खास बात सर? फाइन आउट। इस केस में शामिल रसूखदार लोगों का भ्रमजाल बहुत बड़ा था। उनके रुतबे की वजह से सच्चाई दुनिया की आंखों से ओझल थी।
और इसी वजह से इस केस की तह तक पहुंचना असंभव दिखाई दे रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद आसाम पुलिस ने यह ठान लिया था कि वो इतनी चतुराई से सबको ऑब्जर्व करेगी कि किसी को कोई भनक भी नहीं लगेगी कि क्या चल रहा है। ये लीजिए, स्पेशली दार्जिलिंग के बागान से मंगाई गई है। नाइस, फर्स्ट फ्लश। अरे वाह, आप तो कनौजियर हैं। और मैं आज तक समझती रही कि पुलिस वाले बहुत बोरिंग होते हैं। हमारी खाकी वर्दी के अंदर भी इंसान छुपा होता है मैडम। ये वर्दी बगैर पढ़ाई लिखाई की तो मिलती नहीं है। प्रोफेशन की डिमांड है कि ज़्यादातर समय अपराधियों और खूनियों के साथ बिताना पड़ता है। एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड कि उनके साथ सलीके से बात नहीं की जाती, नहीं तो लाइफ के सलीके हमें भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। Well, I'm impressed, officer. थैंक यू। मैं यहाँ अपने जूनियर ऑफिसर्स की तरफ से आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। जिस तरीके से उन्होंने आपके फादर और भाई से बात की, Yeah, that was too much. आई नो। दरअसल वो लोग ये क्लियर नहीं कर पाए कि वो आपके फादर और भाई को अक्यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो झुमकी की कही हुई बात पर हम बहुत पहले FIR लिख चुके होते। लेकिन रंजना जी, मुझे भी यही लगता है कि ये लड़की झुमकी या वट एवर नेम इज़ झूठ बोल रही है, और हम भी इस केस को जल्द से जल्द क्लोज़ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रेस तक बात पहुंच गई तो आप जानती हैं, आप जैसी इंपॉर्टेंट फैमिली को बदनाम करने के प्रेस हमेशा पीछे ही पड़ी रहती है। आपकी ये बात सुन के तो मैं आपसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम पहले क्यों नहीं मिले। मौका ही नहीं मिला। एनीवेज, आई नो कि आप जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने इंपॉर्टेंट आपका टाइम भी है, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। बस एक रिक्वेस्ट लेकर आया था, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए, हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी। मुझे आपके अनाथ आश्रम में रजिस्टर्ड बच्चों की लिस्ट चाहिए थी। मुझे ये जानना है कि पिछले 6 महीने में यहाँ कितने बच्चे आए, कौन कौन आए। इससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि झुमकी आप पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। समझिए, आपका काम हो गया। कल आपके थाने में वो लिस्ट पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे 15 सालों से ये बात छिपाए रखा कि ईशान तुम्हारा बेटा नहीं है, तुमने उसे गोद लिया है। और कोई ऑप्शन था हमारे पास माँ? चलो बड़े साहब बुला रहे हैं। मुझे मालूम है कि रंजना पैसे और पावर दोनों मामले में ताकतवर है और बचने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकाल लेगी। लेकिन तू क्या करेगा? एक गरीब लाचार आदमी जो परिवार के गुजारे भर कमा पाता है, कैसे बचेगा कानून से? देख, मेरी बात ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर। माना कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं, लेकिन कानून से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हाथ पैर बहुत मारेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। और फिर बचने का सबसे आसान उपाय क्या होगा? सारा दोष तेरे माथे मर देंगे। और तू क्या करेगा? कैसे बचाएगा अपने आप को? सोचा है कभी? अरे अपना नहीं तो अपने परिवार का सोच, तेरे बच्चों का, तेरी फैमिली का क्या होगा तेरे बाद? कभी ये सोचा है कि रंजना ने तेरे बच्चों के साथ भी वही किया जो झुमकी के बच्चे के साथ किया था? हाँ, क्या लगता है कितना तक मिल जाएगा तेरे बच्चों का? साहब, मैं सब कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ साहब, लेकिन बता नहीं पाता हूँ साहब। देख, ज़्यादा कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ इतना बता कि अनाथ आश्रम में कितने बच्चे हैं? 23। देखिए, सब अनऑफिशियल होना चाहिए, क्योंकि मैं रंजना और उसकी फैमिली से उलझना नहीं चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, बोलिए। परबल बरुआ, इस आदमी से मिलिए आप लोग जाके। पिछले 18 महीने से जेल में है। एक सोशल वर्कर था जो कि रंजना की काली करतूतों का पर्दाफाश करने में लगा हुआ था, लेकिन परबल के NGO का नाम फाइनेंशियल फ्रॉड में आ गया और उसे जेल हो गई। ये फ्रॉड का केस असली था या उसे फंसाया गया था? अब इतनी डिटेल में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि प्रबल बरुआ के केस की सुनवाई में रंजना का भाई भी कोर्ट में मौजूद था। रंजना के भाई सुनवाई में वो क्या कर रहा था? तुम रंजना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करोगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे बगल वाला सेल है ना, खाली करके रखता हूँ तुम्हारे लिए। अरे सर, अपना टाइम खराब कर रहे हो, कुछ हाथ में नहीं आने वाला है।
सही कहा है तुमने, इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। और तुम पर लगे सारे चार्जेस भी सही रहे होंगे, है ना? तुमने रंजना जी से पैसे हटने के लिए इतना सारा नाटक किया, सही बोलो ना मैं? अरे साहब, मैं कोई फ्रॉड वर्ड नहीं हूँ। रंजना और उसके बाप ने मिलकर मुझे फंसाया है, वो भी झूठा फंसाया है। मेरे सारे गवाह मुझे धोखा दिया। नहीं तो आज जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ रंजना उसके बाप और भाई के साथ होती। गवाह? कैसे गवाह? मैं नहीं बता सकता, वो लोग मेरे ऊपर भरोसा किए थे, मैं किसी का भरोसा तोड़ नहीं सकता। जानते हो नीपा, ये आदमी सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहा है। रंजना जी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना कहीं बिल्कुल सही किया है। अरे रंजना जी तो बहुत अच्छी औरत है, गरीब अनाथ बच्चों को छत देती है, और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो नीपा। सुनिए सर, एक मिनट। रंजना बहुत अच्छी औरत है ना? मैं बताता हूँ कैसी औरत है, मैं सब कुछ बताऊंगा। क्या आप इस केस को अंजाम तक पहुंचाओगे? ईशान, यार कुछ तो बोलो। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल मॉम डैड कौन है, और वो जिंदा भी है या नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इल्लीगली अडॉप्ट क्यों किया? उन्होंने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे माई होल लाइफ वाज अ लाई। ईशान का सामना एक ऐसे तकलीफदेह अनुभव से हुआ था जिसने उसके अस्तित्व को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। ईशान की बेबसी और बेचैनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मासूम किसी मेले में खो गया हो और वो किसी अपने का नाम तक न जानता हो। एक तरफ ईशान की दर्द में डूबी हुई जिंदगी बिखर चुकी थी, और वहीं दूसरी तरफ आसाम में पुलिस टीम हर बिखरे हुए सूत्र और सबूत को इकट्ठा कर बिना थके, बिना हारे इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि कई और बड़ी बड़ी रुकावटें उनके सामने आने वाली थीं जिन्हें उन्हें पार करना था। सब थैंक यू सर। सच सामने आ गया। रंजना और उसकी फैमिली अनाथालय की आड़ में बच्चे बेचने का इलीगल बिजनेस करते हैं। एक बच्चे की कीमत 3 से 20 लाख रुपए लगाई जाती है, और ये बच्चे सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचे जाते हैं। आर यू श्योर? यस सर। मोडस ऑपरेंडी क्या है? सर ये लोग झुमकी जैसे अबला औरतों से या तो ज़बरदस्ती या फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनसे बच्चे छीन लेते हैं। कब से चल रहा है सर? तकरीबन 20 साल से। पहले रंजना का फादर ऑपरेट करता था, और अब रंजना। और तो और सर, रंजना ने जो लिस्ट हमें भिजवाई है उसके हिसाब से अनाथालय में 17 बच्चे, लेकिन गार्ड के हिसाब से 23 बच्चे। अनाथ आश्रम में कितने बच्चे हैं? 23। रंजना के खिलाफ जितने भी गवाह हैं उनमें से कोई भी कंक्रीट नहीं है। वो गार्ड रंजना के लिए ही काम करता है, तो रंजना और उसकी फैमिली उसे कभी भी चुप करवा सकते हैं, और गार्ड ने हमें कुछ भी राइटिंग में नहीं दिया है। अब बचे बाकी 2 गवाह, वो सोशल वर्कर बरुआ और झुमकी। बरुआ ऑलरेडी जेल में है, तो कोई भी कोर्ट उसकी गवाही को मानेगा नहीं। और झुमकी के खिलाफ ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है अनाथ आश्रम से बच्चा चुराने की कोशिश करने के जुर्म में, वो भी CCTV के सबूत के साथ। तो साइकिया, जितने भी गवाह हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और एक बार मान भी लें कि ये तीनों सच बोल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। एक गलत कदम और रंजना के खिलाफ हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, आई डोंट नो कितने लोगों के ट्रांसफ़र होंगे और कितने लोग सस्पेंड होंगे। इसीलिए इस केस को और मजबूत बनाने के लिए हमें ठोस सबूत की ज़रूरत है। गेट सम हार्ड एविडेंसेस टू प्रूव इट, तभी हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। झुमकी, याद करने की कोशिश करो। वो लोग कौन थे जो तुम्हें अनाथ आश्रम लेके गए, और वो कौन था जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया? सब वो एक सरकारी साहब थे, पकादाशी जी, और दूसरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर दास। बस यही 2 लोग थे साहब। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा शामिल चाहिए। इतना काफ़ी। आई थिंक इन नामों से हमें कुछ लीड्स मिलेंगे। पता करो कि यहाँ का चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, और इस डॉक्टर दास की भी सारी डिटेल्स निकालो। मुझे इन लोगों की सारी डिटेल्स चाहिए। सुबह से लेकर रात तक इनके सारे मूवमेंट्स पे नज़र रखो। कहाँ रहते हैं, किससे मिलते हैं, बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, क्या खाते हैं। रंजना और अनाथ आश्रम में इनके कितने गहरे संबंध है वो भी। तब तक मैं रंजना के द्वारा लिए हुए इन बच्चों के पेरेंट्स से बात करता हूँ जिनके बारे में बरुआ ने बताया था। सब
ये डॉक्टर साहब और रंजना जी रिश्तेदार है क्या दोनों? नहीं सर, अनाथालय है तो डॉक्टर साहब का आना जाना तो लगा ही रहता है। कब से? 10 साल से तो हम देख रहे हैं। इन 10 सालों में डॉक्टर साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पता नहीं इतना इनकम आता कहाँ से। जब से जॉब मिली है इनको तब से जैसे पैसों की बारिश हो गई हो। कहाँ से है पता नहीं, पूछने से बोलते हैं पुश्तैनी संपत्ति है। हमने आपको कहा ना, किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें। क्लिनिक तो नाम का क्लिनिक है, डॉक्टर साहब तो कहीं और से कमाते हैं। उनका ऊपर एक इंक्वायरी बैठी थी, लेकिन वो इंक्वायरी बाद में क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। 5 साल पहले मैंने 3000 रुपये लिया था। 3 बच्चे साहब, चौथे को पालना मुश्किल था। ठीक है, तो फिर तुम इस बात के गवाह बन जाओ। नहीं साहब, नहीं, हमको तो यहीं पे रहना है, बिगाड़ करके कैसे रहेंगे। पुलिस हमें से परेशान कर रही है, बेवजह सवाल पूछे जा रही है, जबकि वैसा कोई केस ही नहीं है। इनफैक्ट हम पुलिस के खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज करेंगे। हमें डरा धमकाकर सिर्फ घूसखोरी के लिए ये सब किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। ये सब हमारे खिलाफ एक साजिश है। हम कारा से रिलेटेड हैं। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। रंजना ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है कि तुमने उसके गार्ड को धमकाया, अगवा किया और उसे मारा। सर, हमने कोई मारपीट नहीं की, सिर्फ उससे पूछताछ की थी। जानता हूँ साइकिया, लेकिन ऊपर से तुम्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर आया है। साइकिया, मैं तुम्हारा सस्पेंशन तो नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन इस केस में तुम मेरे साथ काम करोगे अनऑफिशियली। सर, इस केस में जो भी डेवलपमेंट होती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर, झुमकी को जेल से छोड़ दिया गया है। क्यों? रंजना ने उसके खिलाफ केस वापस ले लिया। अभी झुमकी कहाँ है? पता नहीं सर, शायद अपने घर गई हो। क्या हुआ सर? ये झुमके का घर कब से बंद है? सर, कई दिनों से तो नहीं देखा उनको। ठीक, झुमकी को ढूंढना होगा। सर, हो सकता है उन लोगों ने कंप्लेंट वापस इसीलिए ली हो कि झुमकी जेल से बाहर आए और वो लोग उसे उठा लें। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। वी डोंट हैव सॉलिड एविडेंस टू प्रूव इट। तुम रंजना और उसके भाई पर नजर रखो, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। मैं इस डीसीपीओ और डॉक्टर को देखता हूँ। सर, उनके घर पे रेड का प्लान है? हम रेड नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी रेड पड़ेगी कि उनकी 7 पुश्तें सज उगलेंगे। सो डू यू मीन? यू आर राइट। बहुत दौलत जमा की है उन दोनों ने। कैसे की है इसका जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएगी। सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डॉक्टर दास और डीसीपीओ दोनों से पूछताछ करके उन दोनों को हमें हैंडओवर कर दिया। गुड, उन्हें पुलिस स्टेशन में ही बिठाओ, मैं वहीं आता हूँ। ओके सर। रंजना जी के अकाउंट से आप दोनों के अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर हुआ है, कोई तो रीजन होगा। मैंने लोन लिया था। मुझे ये सब गिफ्ट में मिला है। डीसीपीओ साहब, आप भी पहले उस अनाथालय में काम करते थे, फिर रंजना जी के जुगाड़ से डीसीपीओ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बन गए, और अब उनके साथ मिलकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा करते हैं। ये सब फॉल्स एलिगेशंस है। वो अनाथालय कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से जुड़ा है, और वहाँ सब कुछ लीगल होता है। अब चाहिए तो रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए या पूछताछ कर लीजिए अपनी तसल्ली के लिए।
पुलिस वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरे को पुलिस वालों के पास जाना चाहिए, वही तेरी मदद कर सकते हैं। हेलो सर, या तो हो रहा बच्चा से। धन्यवाद, तुमने सही टाइम पर हमें ट्रक का नंबर बता दिया, नहीं तो पता नहीं उन मासूम बच्चों का क्या होता। आप लोग मुझे यहाँ ऐसे कैसे लेकर आ सकते हैं? मैं आप लोगों के ऊपर तक शिकायत लगाऊंगी। I won't spare you guys. टेक द चार्ज। थैंक यू सर। ट्रक ड्राइवर ने सब कुछ उगल दिया है रंजना मैडम, तो आप भी शराफत से सच बता दीजिए। ये तो आपको याद ही होगा, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पूरा टाइम खूनियों और अपराधियों के साथ बिताते हैं या फिर उनकी खोज में, और इसलिए सारे मैनर्स भूल जाते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, खुद सच बोलेंगी या फिर उगलवाएं आपसे। हाँ, मैंने बच्चों की इलीगल अडॉप्शन को अपना बिजनेस बना लिया था। बहुत पैसा कमाया ना ये गैर कानूनी धंधा करके। तो सीधे सीधे बताओ कि और कौन कौन शामिल था इसमें तुम्हारे साथ, बताओ। सर, मेरा वकील, डॉक्टर और डीसीपीओ। मैं बच्चों के इलीगल पेपर्स बनवाती थी, मेरा वकील उन पेपर्स को रेडी करता था, और डॉक्टर अनाथ आश्रम में ही बच्चों की डिलीवरी का बंदोबस्त। हम बच्चों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी अनाथ आश्रम में ही बना लिया करते थे डॉक्टर की मदद से। और वो डीसीपीओ? सर, वो असहाय गरीब बच्चों को मेरे पास भेज देता था, जिन्हें मैं बेच देती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़े से पैसों के लिए बैठ गया था और रंजना की बातों में आ गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मतलब मालूम है इसका? चाइल्ड यानी बच्चा, और प्रोटेक्शन यानी उसकी सुरक्षा करना, और तूने बच्चों को बेच दिया। मैं रंजना के लिए इलीगल पेपर्स रेडी करता था ताकि बच्चे लीगल तरीके से एडॉप्ट किए जा सके और किसी को शक ना हो। अभी हाल फिलहाल में जिन जिन बच्चों के नकली पेपर्स बनाए हैं सबके नाम बोल फटाफट। छोटू, गणेश, रिद्धि और सोहम। इन सभी बच्चों को ढूंढो और कोर्ट में पेश करो। सर, प्लीज, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। ईशान, मुझे बात करनी है, और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम उतने बड़े हो गए हो कि ये बातें समझ पाओ। मैं मानता हूँ हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने तुम्हें इलीगली अडॉप्ट किया, लेकिन वो इसलिए कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था बेटा। हमारी मम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर था कि हमारे घर को एक चिराग दे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इतना बड़ा कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चा अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उस अडॉप्शन की प्रोसेस को भी 2 साल लग जाते हैं बेटा, इसलिए हमने ये वी आर सॉरी। संवेदनाओं की दुनिया बहुत जटिल होती है। रिश्ते अलग अलग तरीके से अपने होने की अनुभूति कराते हैं। इस केस में भी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से, अपने अपने किरदार के हिसाब से रिश्तों की परिभाषा तय कर रहे थे। रघुवीर और उसकी पत्नी माता पिता के नजरिए से, ईशान एक बच्चे के नजरिए से, झुमकी एक माँ के नजरिए से, और वकील कानून के नजरिए से। दलील दी गई कि पेरेंट्स के साथ उनके बच्चों के रिश्ते को गोद लिए गए बच्चों के नजरिए से देखने की जरूरत है। माननीय अदालत ने इस दलील पर विचार किया और इस केस से जुड़े सभी पहलुओं और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह महसूस किया कि जो बच्चे अपने परिवार में खुश हैं, अच्छी परवरिश पा रहे हैं, उन्हें उनके माता पिता से अलग ना किया जाए, और साथ ही सावधानी के तहत सरकारी संस्थाओं को उन पर नजर रखने के भी आदेश दिए गए। कुछ परिवारों पर जुर्माना भी लगाया गया।
लेकिन खुशी की बात यह थी कि ईशान को वापस उसका परिवार मिल गया। वहीं दूसरी ओर झुमकी के बच्चे का रिकॉर्ड अभी मिलना बाकी था। याद रखें, किसी भी अनाथ बच्चे को गोद देने से पहले सरकारी संस्थाएं ये जांच करती हैं कि आप गोद लेने के काबिल भी हैं या नहीं, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए जांच की इस प्रक्रिया की मुश्किलों से बचने के लिए कानून की अनदेखी न करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।